नमस्कार, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, दौसा गवर्नमेंट कॉलेज से। हम पढ़ रहे थे स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताएं और कल हम देख रहे थे प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जो स्विट्ज़रलैंड का संविधान है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यहाँ लोकतंत्र संपूर्ण जीवन का सार है और संघीय स्तर पर जो देश की जनता है वो कानून बनाने में भी भाग लेती है। व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को रद्द करने का अधिकार भी जनता के पास में है। और कुछ जो कैंटन हैं वहाँ पर मतदाताओं की एक सभा होती है जिसे हम लैंड्स जी माइंड कहते हैं, उसके द्वारा कानून का निर्माण कार्य भी किया जाता है। और वहाँ कुछ कैंटन तो ऐसे भी हैं कि जनता अपने जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको वापस भी बुलाकर उनका पद समाप्त कर सकती हैं, यानी अगर वो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको बीच में ही बुला के उनके पद को समाप्त कर दिया जाता है। कुछ स्विस कैंटन में जनता के लिए मतदान करना भी अनिवार्य है और अगर वो मतदान में हिस्सा नहीं लेते हैं तो उन पर जुर्माना भी लगाया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो स्विट्ज़रलैंड का संविधान है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है और जनता सीधे सीधे कानून निर्माण में भाग लेती है। अगला है 7वां, निराली संसदीय व्यवस्था। इसमें जो स्विट्ज़रलैंड की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें कुछ गुण तो संसदीय प्रणाली के पाए जाते हैं और कुछ अध्यक्षात्मक प्रणाली के पाए जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो दोनों प्रणाली हैं उनकी अच्छी बातों को या गुणों को उन्होंने अपनी इस प्रणाली में लिया है। जैसे कि कार्यपालिका वहाँ पर एकल नहीं है ना ही दो है। जैसे संसदीय प्रणाली में तो दो कार्यपालिका होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। और जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसमें एक ही होती है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन यहाँ पर न तो एक है कार्यपालिका न दो है, बल्कि यहाँ पर बहुल कार्यपालिका है, यानी उसमें 7 सदस्य हैं। और जो स्विस कार्यपालिका है वो संघीय संसद के प्रति उत्तरदायी है, पर इतना होते हुए भी जो संसद है वो अविश्वास के कारण उन्हें पद छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। तो जैसे अध्यक्षीय प्रणाली में होता है ये गुण वहाँ से उन्होंने लिया है। और यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली की कार्यपालिका होते हुए भी वहाँ शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं पाया जाता है। तो कहने का अर्थ है कि कुछ गुण उन्होंने संसदीय प्रणाली से लिए हैं और कुछ उन्होंने अध्यक्षात्मक प्रणाली से लिए हैं। आगे है निराली व्यवस्थापिका। अब निराली व्यवस्थापिका इस रूप में है कि यहाँ पर भी जो विश्व में जितने भी देश हैं और वहाँ पर जो केंद्र में सब में 2 सदन पाए जाते हैं, वैसे यहाँ पर भी 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। यहाँ विधायिका के दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर हैं। और स्विस सदन के बारे में जो स्ट्रॉन्ग ने कहा है कि संसार में स्विस सदन ही एक ऐसी व्यवस्थापिका है जिसके दोनों सदनों के कार्यों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, यानी उन दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर है। जैसे कि हम संसदीय प्रणाली के उदाहरण के रूप में ब्रिटेन को देखें तो कॉमन सभा शक्तिशाली है, उसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है और विश्व की सबसे शक्तिशाली सदन कहा जाता है, लेकिन लॉर्ड सभा एकदम दुर्बल सदन है। अगर हम अमेरिका के संविधान को देखें तो वहाँ पर जो सीनेट शक्तिशाली है, जो दूसरा सदन है, और प्रतिनिधि जो सदन है कॉमन जो वो है उसकी शक्तियाँ बहुत कम है, लेकिन यहाँ पर दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर हैं। तो ये एक तरह से निराली व्यवस्थापिका है जो विश्व में कहीं भी विद्यमान नहीं है। आगे है अगला टॉपिक है मौलिक अधिकार, नागरिक अधिकार, सामाजिक उद्देश्यों का व्यापक समावेश। जो पुराना संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों का पृथक से वर्णन नहीं किया गया था, लेकिन जो नया संविधान है उसके अनुच्छेद 7 से 36 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 37 से 40 तक नागरिकता एवं राजनीतिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है तथा अनुच्छेद 41 से 43 तक सामाजिक उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। और जो अनुच्छेद 36 है उसमें मौलिक अधिकारों की जो सीमाएं हैं उनको भी रेखांकित करता है, यानी मौलिक अधिकारों को किन परिस्थितियों में सीमित किया जा सकता है उसका भी अनुच्छेद 36 में स्पष्ट वर्णन किया गया है तथा वैसे यह मौलिक अधिकारों को अनुलंघनीय बनाता है। तो कहने का अर्थ है कि वहाँ के नागरिकों को भी मौलिक अधिकार और ये सब प्राप्त हैं। अगला है न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति। संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघ के किसी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकता है।
यदि वह संघीय संविधान के विरुद्ध है तो भी उसको अवैध घोषित नहीं कर सकता है। संघीय कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार केवल संघीय संसद को है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार नहीं है कि वह उन संघीय कानूनों को अवैध घोषित करे। लेकिन हाँ, यह जरूर है कि किसी कैंटन का कोई कानून संघीय या संविधान के विरुद्ध हो, संघीय संविधान के विरुद्ध होता है अगर कैंटन का कोई कानून, तो ऐसी स्थिति में संघीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। तो स्विट्जरलैंड में जो संविधान की रक्षा का कार्य वास्तव में न्यायपालिका को नहीं सौंपा गया है और वास्तव में वह कार्य स्वयं जनता के द्वारा किया जाता है, अर्थात जनता लोक निर्णय के तहत संघीय संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकती है। इसीलिए हम वहाँ की व्यवस्था को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को ये अधिकार है कि वे संसद द्वारा निर्मित कानून को भी जो उनके हितों के खिलाफ हो, राष्ट्र के हितों के खिलाफ हो, उनको अवैध घोषित कर सकती है। अगला है कैंटनों की स्वायत्तता। कैंटनों को वहाँ पे पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। कैंटनों के वहाँ अलग अलग संविधान है और कैंटनों को भी वे सभी शक्तियाँ प्राप्त है जो स्पष्ट रूप से संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं, यानी संघीय सरकार की जो शक्तियाँ हैं वो गिनकर दी गई हैं और बाकी बची हुई सभी शक्तियाँ कैंटनों के पास में हैं। स्विस नागरिक राज्य मंडल की अपेक्षा अपने कैंटनों को अधिक चाहते हैं और वो कहते हैं कि मैं कैंटन का हूँ और कैंटन मेरा है। ये भावना राज्य मंडल के प्रति उनमें नहीं है और स्विस नागरिकों के लिए कैंटन ही सब कुछ है। आगे है गतिशील संविधान। यह भी गतिशील व जीवित संविधान है। जैसे कि हमें पता है कि विश्व के सभी संविधान जीवित व गतिशील हैं और समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करते रहते हैं, बदलते रहते हैं और समय के साथ उनमें संशोधन होता रहता है। और इसी तरह यहाँ पर भी कुछ संशोधन हुए हैं। अगला है सेना का प्रावधान। नए संविधान के अनुसार स्विट्जरलैंड की एक सेना होगी और प्रत्येक स्विस पुरुष को सैनिक सेवाएं देनी आवश्यक होगी, लेकिन महिलाओं के लिए सैनिक सेवा स्वैच्छिक रखी गई है, यानी कोई महिला सैनिक सेवा देना चाहती है अपनी इच्छा से तो वो दे सकती है। आगे है उदार संविधान। यह संविधान व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करता है और ये मानते हैं कि राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए है और व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का समुचित आदर किया गया है। आर्थिक क्षेत्र में भी लजास फेयर की नीति को अपनाया गया है, यानी आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति को खुला छोड़ दिया गया है ताकि वो अपने हिसाब से आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करे। साथ ही स्विस संविधान ने जन कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा के उपबंधों के द्वारा इसे लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप दिया है। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य। अनुच्छेद 15 के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वे किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी दर्शन को मान सकते हैं और किसी भी उसका अनुसरण कर सकते हैं। और अंतिम पॉइंट है तिहरी नागरिकता। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अमेरिका में 2 तरह की नागरिकता है, एक वहाँ के राज्य की नागरिकता और एक देश की नागरिकता। लेकिन यहाँ पर तिहरी नागरिकता है। यहाँ के नागरिकों को 3 तरह की नागरिकता प्राप्त है, लेकिन नागरिकता का क्रम ये है कि पहले नगरपालिका की नागरिकता, जिसे वो कम्यून की नागरिकता कहते हैं, दूसरे राज्य यानी कैंटन की नागरिकता और उसके बाद में है स्विस संघ की नागरिकता। तो ये हमने आज स्विस संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया है। ये आज समाप्त होती हैं। कल हम पढ़ेंगे स्विस संघीय सरकार। धन्यवाद।